बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्यू कैटेगरी की मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क डिस्कस कर रहे हैं और आज उस सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। आज मैं आपको फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स और वर्चुअल टाइप्स ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊंगा और फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल लेक्चर है और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, गौर से सुनिएगा। टॉपिक है हमारा अप्लाइड फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होती हैं? अप्लाइड फोर्सेस क्या होती हैं और फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं? फोर्सेस की दो टाइप्स होती हैं। ये फोर्सेस हैं, फोर्सेस की दो टाइप्स हैं, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं? ये जो हमारे पास रिजिड बॉडी होता है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारी फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। ये कोई एटम है, इधर से फोर्स इसको लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, ठीक है, और ये जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं और जिसकी वजह से जो है ना ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। ये बॉडी के अंदर ही जो है ये सारी फोर्सेस ऑटोमेटिकली एक्ट कर रही होती हैं। मसलन जिस तरह हमारा बॉडी है, जिस्म है हमारा, हमारे जिस्म के अंदर जो है ये इंटरनली तौर पे हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, स्टोमिक अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टम जो हमारा मैदा है, स्टोमिक है हमारा, वो काम कर रहा है। ये सारा इंटरनली तौर पे जो है ये सारा कुछ हो रहा है। इसी तरह ये जो सॉलिड बॉडीज़ होती हैं उसके अंदर भी ये कुछ फोर्सेस होती हैं जो अंदरूनी तौर पे ही अमल कर रही होती हैं और वो एक दूसरे के असर को बैलेंस कर देती हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। लेकिन जो फोर्सेस हम बाहर से अप्लाई करते हैं, कोई बॉडी है हमारे पास, उस बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो फोर्स अप्लाई करते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बाहर से अप्लाई की जाती हैं। ये तो इंटरनल फोर्सेस होगी, दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस। सॉरी, एक्सटर्नल फोर्सेस की फिर आगे दो टाइप्स बनती हैं। एक है अप्लाइड फोर्सेस और एक है फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अप्लाइड फोर्सेस क्या है? अप्लाइड फोर्सेस ये हैं कि आप किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर देते हैं। आपने किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा। वो जो रिएक्शन होगा, रिएक्टिव फोर्स जो होगी, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो एक्सटर्नल फोर्स की दो किस्में आ गई, एक अप्लाइड फोर्स और दूसरी फोर्स ऑफ कांस्टेंट। ये जो फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स होती है, इसके ऊपर हमने ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, ठीक है। मसलन ये है कि हम अगर कहते हैं कि ये एक बॉडी जो है ये प्लेन के ऊपर है तो वो प्लेन के ऊपर ही रहेगा। अगर हम कहते हैं कि बॉडी कर्व के लॉन्ग मूव करता है तो वो कर्व के लॉन्ग मूव करेगा। तो ये कुछ ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको ये फॉलो करता है। तो ये था फोर्सेस के बारे में। अब हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। पहली टाइप है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद कांस्टेंट। कंसिस्टेंट विद कांस्टेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट्स का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा दी हैं। ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं कि जब हम ये कह देते हैं कि ये प्लेन के ऊपर है या ये किसी बॉडी के अलॉन्ग मूव कर रहा है या सरफेस के ऊपर अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो ये हमने ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। इफ़ अ पार्टिकल सब्जेक्ट टू द ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस, अगर हम पार्टिकल के ऊपर कोई ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, बी सच दैट, मसलन इस तरह की कंडीशन, इट ऑलवेज लाइज ऑन द कर्व, कि पार्टिकल जो है एक कर्व है उसके लॉन्ग मूव कर रहा है, उस कर्व के ऊपर ही रहेगा, या किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा। और फिर हम सिस्टम में क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं उसको। तो अब इसको फिर हम क्या कहेंगे, देन दिस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट along the curve or surface is known as consistent virtual displacement consistent with constants, क्योंकि उसने जो हमारी ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको उसने फॉलो करना है, हमारा कहना मानना है, यानी ये फर्माबरदार है। इसको हम क्या कहेंगे कि ये फर्माबरदार डिस्प्लेसमेंट है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो दूसरा होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वायलेटिंग द कांस्टेंट, वायलेट करना, कहना ना मानना।
यानी ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो हमारा कहना नहीं मानेगा, हम उसके ऊपर कोई ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। मसला हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है वो एक प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो प्लेन को छोड़ देता है तो इसका मतलब उसने हमारा कहना नहीं माना, उसको वायलेट कर दिया है, ठीक है। तो वायलेट जो है वो कहना ना मानने की मीनिंग्स में आता है। तो फिर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट विच आर नॉट कंसिस्टेंट विद कांस्टेंट, जो कि ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करता बल्कि उनको वायलेट्स कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्टिकल जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट हम कर देते हैं कि भाई आपने एक रफ प्लेन के ऊपर रेस्ट की हालत में रहना है, तो उसको हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं अलोंग द प्लेन, तो इसको हम कहें कंसिस्टेंट विद कांस्टेंट्स। और अगर वो प्लेन पार्टिकल जो है वो प्लेन को छोड़ देता है तो इसका मतलब उसने हमारा कहना नहीं माना, तो फिर उस सूरत में जाहिर है कि वो फिर कोई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वो तय करेगा, क्योंकि उसने कहना नहीं माना, उसने प्लेन को छोड़ दिया है, तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वायलेटिंग दी कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो आगे मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क करवाने जा रहा हूँ उसके अंदर ये टर्म यूज़ होनी है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद कॉन्स्टेंट्स क्या होती है। तो आइए इंपॉर्टेंट प्रूफ का आगाज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो है प्रूफ करने से पहले वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्कलेस कॉन्स्टेंट का भी लफ्ज़ जो है ये उस प्रूफ के अंदर आएगा और स्टेटमेंट के अंदर आएगा। ये क्या है? इफ़ द फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स डू जीरो वर्चुअल वर्क। जो फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, जिनके ऊपर ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। अगर वो जीरो वर्चुअल वर्क करती हैं, डू जीरो वर्चुअल वर्क इन एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम, तो उन कॉन्स्टेंट्स को हम क्या कहते हैं कि ये वर्कलेस कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पे एक नोट अभी लिखते जाएं कि फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स को हम कैसे डिनोट किया करेंगे। फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स को हम डिनोट करेंगे FC के साथ, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स को कैसे डिनोट किया जाएगा? C फॉर कांस्टेंट। अप्लाइड फोर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? FA के साथ। अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क समझाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के दो हिस्से हैं। एक तो है पहला फॉर ए सिंगल पार्टिकल, और दूसरा जो है वो है हिस्सा फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एक पार्टिकल होगा, लेकिन अगर पार्टिकल की तादाद एक से ज़्यादा भी होगी तो भी ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो है ये होल्ड करता है। आइए पहले इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा, ये पेपर में दो तरीक़ों से आ सकता है। एक तो ये है कि इसकी स्टेटमेंट पेपर में दी होगी और आपने इसका प्रूफ करना होगा, और दूसरा चूँकि इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो मैंने कहा था कि जिनका नाम होता है वो स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ती है। तो पेपर में यूँ भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बाय अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट जो है ये आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। और अगर आप BS ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी इसकी स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट याद करनी इंतहाई ज़रूरी है आपके लिए। तो आइए पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। A particle subject to workless constant is in equilibrium। पहली बात तो ये है कि पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्कलेस कांस्टेंट, यानी उसके ऊपर जो कांस्टेंट्स हैं वो क्या हैं? वर्कलेस हैं। एक तो ये चीज़ गिवन है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें गिवन है, एक तो वर्कलेस कांस्टेंट है और दूसरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इफ एंड ओनली इफ जीरो वर्चुअल वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स, इतना ही पहले पढ़ लें। अब ये देखिए, जिसके अंदर इफ एंड ओनली इफ का लफ्ज आ जाता है उसमें हमने क्या करना होता है? एक चीज को सही मान के दूसरी साबित करनी होती है। यानी हम सपोज कर लेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो साबित कर देंगे कि जीरो वर्चुअल वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का वर्क डन हम साबित कर देंगे कि वो जीरो के बराबर होगा। और
done by the applied force in an arbitrary infinitesimal displacement consistent with constants, यानी उसके ऊपर जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। फिर इसका उल्ट क्या होगा? इसका उल्ट ये होगा, हम सपोज करेंगे कि अप्लाइड फोर्सेस जो हैं उनका वर्क डन 0 के बराबर है, तो साबित कर देंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो आइए इस प्रूफ का आगाज करते हैं। लेट द फोर्सेस acting on a body are applied forces, यानी FA के साथ डिनोट किया जाएगा उनको, एंड फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये दो फोर्सेस, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, अप्लाइड फोर्सेस होती हैं और फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स होती हैं, जिसको हम FC के साथ डिनोट करते हैं। दो किस्म की फोर्सेस होती हैं। बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये हमने मान लिया कि ये इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो फिर फोर्सेस का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। देन FA प्लस FC विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्योंकि ये फोर्सेस हैं तो ये किसके बराबर होगा? ये भी एक वेक्टर होगा और ये नल वेक्टर होगा। इसका नाम मैंने फर्ज कर लिया कि ये नंबर 1 है। अब हम फर्ज कर लेते हैं लेट डेल्टा आर बी वेरी स्मॉल। इन्फिनिटेसिमल का मतलब होता है हर दर्जे कम। इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट consistent with constants, with constraints। अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा आर के साथ 1 को डॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं। डॉट मल्टीप्लाई 1 बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर के साथ मैंने दोनों तरफ डॉट मल्टीप्लाई किया तो सिचुएशन क्या बनी? FA प्लस FC डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0 डॉट डेल्टा आर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि जब हम कहते हैं कि A प्लस B डॉट C अगर हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं A डॉट C प्लस B डॉट C। तो ये डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब हम यहां पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा FA डॉट डेल्टा R प्लस FC डॉट डेल्टा R इज इक्वल टू 0 को जब डेल्टा R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। अब ये 0 वेक्टर होगा। ठीक हो गया। अब स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है सब्जेक्ट टू वर्कलेस कांस्टेंट। अब ये FC वर्कलेस हैं तो इसका मतलब है कि इसका वर्चुअल वर्क 0 के बराबर होगा। बट FC क्या है? इज वर्कलेस। अगर वर्कलेस होगा तो फिर इसका वर्चुअल वर्क 0 के बराबर होगा। देयरफॉर FC डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। अब जब FC डॉट डेल्टा आर की जगह पे 0 पुट करेंगे 2 के अंदर तो 2 क्या बनेगी? देयरफॉर 2 becomes FA डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0। ये आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स कौन सी है? अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो होता है वर्क डन, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स किसके बराबर आ गया?
that is equal to 0. Therefore work done by applied force is 0. यही आपने साबित करना था, राइट? अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स जो है बिल्कुल हम इसका उल्ट चलते जाएंगे, कन्वर्सली। अब इसका उल्ट क्या होगा? अब हम सपोज कर लेते हैं कि इसका अप्लाइड फोर्स का वर्चुअल वर्क 0 के बराबर है और हम साबित कर देंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी तमाम फोर्सेस का सम 0 के बराबर साबित कर देंगे। नाउ we suppose work done by applied force is 0. We shall show, हम क्या साबित करेंगे? अब हम साबित करेंगे we shall show system is in equilibrium. System is in equilibrium. इक्विलिब्रियम में साबित करने के लिए मैं साबित कर दूंगा कि फोर्सेस का सम 0 के बराबर है। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्सेस और फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट्स। तो दोनों का सम 0 के बराबर साबित कर दूंगा। तो गिवन क्या है? अब गिवन है FA डॉट डेल्टा R इज इक्वल टू 0, बट FC क्या है? वर्कलेस है, is workless. It is given in the statement कि ये workless है। तो therefore FC डॉट डेल्टा R, इसका वर्चुअल वर्क किसके बराबर होगा? फिर 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं ये है तो ये 0 है ना, तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें, ये FA प्लस FA डॉट डेल्टा R प्लस FC डॉट डेल्टा R इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्ट अप्लाई करें तो इसको लिखा जा सकता है कि FA प्लस FC डॉट डेल्टा R इज इक्वल टू 0। अब ये है फोर्सेस डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो वर्चुअल वर्क, टोटल वर्चुअल वर्क किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो अगर वर्चुअल वर्क 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगी। दिस इंप्लाइज दैट FA प्लस FC इज इक्वल टू 0। तो 0 होने का मतलब क्या है? कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यही आपने साबित करना था। सेकंड है, इसका सेकंड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है फॉर ए सेट ऑफ पार्टिकल। पहले सिर्फ एक पार्टिकल था, अब पार्टिकल की तादाद ज्यादा है। अ सेट ऑफ पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्कलेस कांस्टेंट, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, इज इन इक्विलिब्रियम और वर्कलेस कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम में है। इफ एंड ओनली इफ जीरो वर्चुअल वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो हम यही करेंगे कि पहले सपोज कर लेंगे कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, साबित कर देंगे कि अप्लाइड फोर्सेस का वर्चुअल वर्क 0 के बराबर है, और फिर इसका उल्ट हम सपोज कर लेंगे अप्लाइड फोर्सेस का वर्चुअल वर्क अगर 0 के बराबर है तो सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। लेट MI masses are acting on a body और I से मुराद क्या है? 1 2 3 so on up to n, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि एक पार्टिकल M, उसका मास M1 है, M2, M3, ये डिफरेंट किस्म के मासेस आ गए हमारे पास Mn तक। ओके, अब इसके ऊपर हम फर्ज कर लेते हैं लेट FIA एंड
क्योंकि अब फोर्सेस की तादाद ज़्यादा होगी। FIA एंड FIC आर दी अप्लाइड फोर्सेस, यानी वो उन अप्लाइड फोर्सेस को जनरली तौर पे हमने FIA के साथ डिनोट कर दिया है, आर दी अप्लाइड एंड फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट, फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। फॉर आई से मुराद क्या है? आई से मुराद 1 2 3 सो ऑन अप टू n, यानी F1A F2A F3A सो ऑन FNA, ये सारी अप्लाइड फोर्सेस हैं। F1C F2C F3C ये सारी फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट हैं। बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो लिहाजा फोर्सेस का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। देयरफॉर FIA प्लस FIC विल बी इक्वल टू 0। इसका नाम हम नंबर 1 रख लेते हैं। अब ये सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं? इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सो ईच पार्टिकल इटसेल्फ बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, तो हर पार्टिकल बजाते खुद जो है वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। हैंड्स टोटल फोर्सेस ऑन ईच पार्टिकल इज 0, तो हर पार्टिकल के ऊपर अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ कांस्टेंट जो हैं उनका सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो इसलिए 0 जमा 0 जमा 0, जब हमारे पास n पार्टिकल हैं तो उन सब का सम जो है वो फिर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। कंसीडर एन इन्फिनिटेसिमल, इन्फिनिटेसिमल का मतलब होता है हर दर्जा कम। डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर किया मासेस MI में, देन द टोटल वर्क किसके बराबर आ जाएगा? फिर FIA प्लस FIC डॉट डेल्टा R इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल इसका प्रूफ जो मैंने फॉर सिंगल पार्टिकल किया है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। अब यहाँ पे मैंने सिग्मा क्यों लगा दिया? क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो ये एक पार्टिकल का वर्क डन था, तो तमाम पार्टिकल के वर्क डन को ऐड करेंगे तो ऐड के लिए सिग्मा की नोटेशन इस्तेमाल होती है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, तो ये डेल्टा R इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी। अब FIC क्या है? ये वर्कलेस हैं, तो जिस तरह पहले किया था ये 0 के बराबर होगा, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो सिग्मा FI डॉट डेल्टा R 0 के बराबर, तो इसका मतलब है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। I क्या है? I फॉर द अप्लाइड फोर्स, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब कन्वर्सली में हम सपोज कर लेते हैं कि वर्चुअल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 0, दैट इज सिग्मा FI डॉट डेल्टा R इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब हमने साबित करना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में साबित करने के लिए हम साबित करेंगे कि फोर्सेस का सम 0 के बराबर है, और फोर्सेस दो किस्म की हैं, अप्लाइड फोर्सेस और फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट। तो साबित कर देंगे दोनों का सम 0 के बराबर आता है। अब चूंकि FIC वर्कलेस हैं, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट कि ये क्या है? वर्कलेस हैं, तो देयरफॉर FIC डॉट डेल्टा R 0 के बराबर होगा। तो अगर इसके अंदर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत डेल्टा R बाहर कॉमन निकाला, अब इसका सम इसका वर्क डन 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फोर्सेस क्या होंगी? 0 के बराबर। अगर ये फोर्सेस 0 के बराबर हैं, इनका सम 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस का आगाज़ करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।